औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, वी ऑल आर फाइन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चों, आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। ओके, ये मैंने लिपिन प्लॉट जो आप लोगों के एलएमएस पर भी अपलोड की हुई है ना, वहां से मैंने ये चैप्टर ओपन किया हुआ है एंटी साइकोटिक ड्रग्स का। अच्छा, अब सबसे पहले ये बताओ कि आप लोगों ने इसको गो थ्रू कर लिया है, पढ़ लिया है? ये तो बहुत पहले ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था। आप लोगों ने इसकी तैयारी की है क्योंकि आप लोगों का क्विज भी है परसों। मेरी आवाज आ रही है थर्ड ईयर? यस मैम, आवाज आ रही है। यस मैम आ रही है। मैम इसमें जो आगे लिथियम से शुरू हो रहे हैं वो तो वो टॉपिक में इंक्लूडेड नहीं है ना? नहीं, वो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि लिथियम जो है वो मेनिया और इस तरह के डिसऑर्डर्स के लिए, लेकिन अभी हम सिर्फ एंटी साइकोटिक ड्रग्स को आप लोगों का चैप्टर जो है ना उसको टेस्ट ले रहे हैं। तो इसमें सिर्फ आप लोगों ने अभी एंटी साइकोटिक ड्रग्स, इसमें आप लोगों ने पढ़ लिया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? कोई क्वेश्चन है किसी के पास? मैम मुझे थ्योरी जो ग्लूटामेट वाली थी ना, वो आप एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर दें। सेम मैम, मेरा भी यही क्वेश्चन था, ग्लूटामेट वाली थ्योरी एक्सप्लेन कर दें। हाँ मैम, वो समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल भी। अच्छा, ग्लूटामेट वाली, ठीक है। और ये बताओ कि तुम लोगों में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या है ये ग्लूटामेट? जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनमें से किसी को अच्छे से समझ में आ गई है ग्लूटामेट थ्योरी? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? अदरवाइज फिर मैं कर देती हूँ। खुशबख्त, तुम बता सकती हो? हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैम, अस्सलाम। मैम ग्लूटामेट से रिगार्डिंग तो ये था कि वो ऐसा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उसका जो रिसेप्टर हमारे ब्रेन में होता है, तो जो ड्रग्स होती हैं वो उस रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं ताकि जो एक्साइटेटिंग हेलुसिनेशन जो ये सब है उसको ड्रॉप, मतलब गाबार्जिक एक्टिविटी जो होती है उसको डिक्रीज कर देता है, करवाता है डिसइनहिबिशन ऑफ ग्लूटामेटर्जिक एक्टिविटी। शाबाश। अच्छा, और कोई? फातिमा, बिस्मा, कोई बता सकता है? एनीवन एल्स? भाई आप लोगों ने पढ़ा है, आपको किसी को और को समझ आई है जो कोई एक्सप्लेन कर सके इसको? बिस्मा है साथ में? बिस्मा या फातिमा? या कोई और? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जहाँ तक मुझे समझ में आई इसमें ये लिखा हुआ है कि अब जब हमारे पास एनएमडी रिसेप्टर इनहिबिट होगा तो वो एक तरीके से ग्लूटामेट का रिसेप्टर भी है, तो वो उसकी इम्पेयरमेंट होगी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगी और साइकोसिस प्रोड्यूस होगा। साइकोसिस के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और डोपामिन जो है वो हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। मैम इज दिस राइट ना? शाबाश। कौन? माहम आंसर कर रही है? ये किसने आंसर किया अभी? मैम माहम खान। हाँ, माहम नहीं ना, वही कह रही। शाबाश। अच्छा देखो, इसको पहले ये स्क्रीन तुम लोगों को नजर आ रही है? मेरी प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, अभी ये नजर आ रही है? यस मैम आ रही है। अच्छा, ये देखो, सबसे पहले देखो, ये बहुत ही, जो डोपामीन का हाइपोथेसिस था, ये बहुत ओल्ड हाइपोथेसिस है। और अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करें तो साइकोसिस में क्या होता है? बेसिकली साइकोसिस में जो डोपामीन की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। ये देखो, यहाँ रेड में लिखा हुआ भी है कि एक्सेसिव डोपामिनर्जिक एक्टिविटी हो जाती है। अब ये बहुत एक ओल्ड थ्योरी चल रही है। मेरी आवाज़ आ रही है ना बच्चों? जी मैम, आ आ रही रही है। है। ओके गुड। तो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट यही था
जो कि बहुत अरसे से ट्रेडिशनली चला आ रहा है, जिसकी बेसिस पे आपकी फर्स्ट जनरेशन या ट्रेडिशनल एजेंट्स भी बनाए गए हैं कि बेसिकली जो डोपामीन की कंसंट्रेशन है अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फिर शिज़ोफ्रेनिया होता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सेरोटोनिन की थ्योरी आई, और सेरोटोनिन की थ्योरी की वजह से फिर आपके जो सेकंड जनरेशन एजेंट्स हैं जो कि सेरोटोनिन और डोपामीन दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, वो उसकी बेसिस पे वो एजेंट्स भी यहाँ पर प्रोड्यूस किए हमने सेकंड जनरेशन ना। ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप लोग देख सकते हो कि 5-HT2A रिसेप्टर्स जो कि सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स होते हैं, इनकी स्टिमुलेशन अगर हो जाए तो हेलुसिनेशंस होती हैं, जो कि बेसिकली शिज़ोफ्रेनिया में होता है। अच्छा, अब उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी रिसर्च ने प्रूव की, और वो की आपकी ये ग्लूटामेट थ्योरी या ग्लूटामेट हाइपोथेसिस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। और अगर आप लोग थोड़ा सा इसको रिकॉल करें, लोग इंट्रोडक्शन टू सीएनएस फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे, तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इजंट इट? यस मैम। ऐसा ही है ना, ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इनहिबिटरी कौन कौन से हैं भाई? गाबा, और डोपामीन, सेरोटोनिन। नहीं, जनरली अगर मैं कहूँ कि जो हमेशा इनहिबिटरी हैं, देखो सेरोटोनिन वो फिर मैम गाबा है। और एक और भी है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, एग्जैक्टली। यस ग्लाइसिन, शाबाश, ठीक है। तो गाबा और ग्लाइसिन ये दोनों तो कंफर्म इनहिबिटरी हैं और ये कभी भी एक्साइटेटरी नहीं होते, लेकिन डोपामीन और सेरोटोनिन वगैरह जो हैं ये डिपेंड करता है, बहुत सारी जगहों पर एक्साइटेटरी हैं और बहुत सारी जगहों पर ये इनहिबिटरी भी हैं। जैसे डोपामीन मोस्टली इनहिबिटरी होता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर, मरीम सही कह रही है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर एक्साइटेटरी भी होता है, ठीक है। अब ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ही है, ग्लूटामेट कभी भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता, रिमेंबर इट, ठीक है। तो ये एक मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है आपके ब्रेन में, और एनएमडीए इसके रिसेप्टर्स हैं। जिस तरह से हमने बात की थी कि गाबा के ऊपर गाबा के जो रिसेप्टर्स हैं वो गाबा रिसेप्टर्स हैं, उन पे गाबा बाइंड कर सकता है, बारबिचुरेट्स बाइंड कर सकता है, बेंजोडाइजेपिन बाइंड कर सकता है, इसी तरह से एनएमडीए के ऊपर ग्लूटामेट बाइंड कर सकता है, ठीक है। और एनएमडीए क्या है? एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? जी मैम, आ रही है। ओके, तो एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, तो ये अब याद रखिएगा कि एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, और एन मिथाइल डी एस्पार्टेट पर ग्लूटामेट बाइंड कर सकता है, ठीक है। अब ये देखो, ये देखा गया कि अगर एनएमडीए रिसेप्टर्स की फंक्शनिंग डिक्रीज हो जाए, ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? गाबा के जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ना, यानी गाबा के बिटवीन जो न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं, हमने पढ़ा था एक इंटर न्यूरॉन होते हैं ना, द न्यूरॉन्स बिटवीन मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन। तो जो गाबा के इंटर न्यूरॉन्स हैं वहां पर ये एनएमडीए रिसेप्टर्स जो ब्लॉक होते हैं, अगर ये इनकी हाइपो फंक्शनिंग हो जाए तो उससे ये देखा गया कि शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि गाबर्जिक एक्टिविटी अगर कम होती है ना, तो वो फिर ग्लूटामेट की एक्टिविटी को कम करती है, और जिसकी वजह से जो उसके सराउंडिंग में नॉन एमडीए रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं। यानी दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, एक एनएमडीए रिसेप्टर, और जाहिर है कुछ रिसेप्टर्स होंगे जो नॉन एनएमडीए रिसेप्टर होंगे। ग्लूटामेट एनएमडीए से भी बाइंड कर सकता है और ग्लूटामेट नॉन एनएमडीए से भी बाइंड कर सकता है। उस वक्त अगर गाबा की एक्टिविटी का डिमिनिश होने की वजह से ग्लूटामेट एक्टिविटी ज्यादा होने लग जाए और एनएमडीए रिसेप्टर हाइपो फंक्शनिंग कर रहे हो, तो फिर जो नॉन एमडीए रिसेप्टर्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी हाइपर स्टिमुलेशन हो जाती है। इसको थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो कि गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, गाबा और ग्लूटामेट आपस में लिंक्ड है। जब गाबा का सिग्नल कम होता है तो ग्लूटामेट के जो एनएमडीए रिसेप्टर्स हैं उनके सिग्नल्स अगर कम हो तो जो नॉन एनएमडीए रिसेप्टर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये कहा गया कि एगोनिस्ट ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर में बी इफेक्टिव इन शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है। और इसी तरह से ये एम्पाकाइंस जो ड्रग्स हैं ये बेसिकली यही हैं जो कि
करंट को मीडिएट करती हैं बाय AMPA टाइप ग्लूटामेट रिसेप्टर। अब देखो ये ग्लूटामेट के दूसरे रिसेप्टर्स हैं, हालांकि NMDA के थ्रू ये काम नहीं करें, लेकिन ग्लूटामेट की एक्टिविटी को एनहांस करें थ्रू AMPA। और इस तरह से अभी तक इसका सक्सेसफुल मॉडल शिजोफ्रीनिया में डिजाइन किया गया है, एनिमल्स के ऊपर अभी ये काम किया गया। तो बेसिकली ग्लूटामेट का हाइपोथेसिस यही बताता है कि अगर NMDA के रिसेप्टर्स की हाइपोफंक्शनिंग हो जाए तो दैट कैन लीड टू शिजोफ्रीनिया। और अगर आप ग्लूटामेट की एक्टिविटी को एनहांस करेंगे वेदर बाय AMPA रिसेप्टर्स या दूसरे रिसेप्टर्स के थ्रू, NMDA के जरिए भी अब ड्रग्स काम करेंगे, NMDA को बढ़ाएं आप या AMPA के थ्रू ग्लूटामेट की एक्टिविटी को एनहांस करेंगे तो वो शिजोफ्रीनिया में इफेक्टिव होगा। सही है भाई, समझ आ रहा है? यस मैम। मैम मतलब फिर जो फेनसाइक्लिडीन हमारे पास ड्रग्स हैं तो वो NMDA को ही ब्लॉक करती हैं। हाँ, NMDA को ही ब्लॉक करती है ना, फेनसाइक्लिडीन और केटामीन। हेलो, आवाज आ रही है? जी मैम, जी आवाज आ मैम। रही है। बिल्कुल, ये वाली जो ड्रग्स हैं ये NMDA के रिसेप्टर्स को, असल में देखो ये जो फेनसाइक्लिडीन और केटामीन है ना, ये तो जनरल एनेस्थेटिक्स में यूज होते हैं, तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा ना, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक है केटामीन। ये वाले एजेंट्स को देखा गया कि ये NMDA रिसेप्टर्स को जब ब्लॉक करते थे ना तो उसकी वजह से पेशेंट में साइकोसिस के सिम्टम एग्जैगरेट होने लगते थे, यानी पेशेंट को शिजोफ्रीनिया इंड्यूस होने लगता था। तो यहाँ से ये हाइपोथेसिस जो है ये यानी यहाँ से इसकी इन्वेंशन हुई इस हाइपोथेसिस की कि अगर NMDA की हाइपोफंक्शनिंग हो जाए तो फिर शिजोफ्रीनिया हो सकता है। तभी हम ग्लूटामेट की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं ताकि ग्लूटामेट की एक्टिविटी इनहांस हो, क्योंकि NMDA यहाँ पर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा और ये फिर हेल्पफुल हो सकता है साइकोसिस। बेटा मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। समझ आ गई या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? बताओ मुझे। मैम ठीक है, क्लियर हो गया है। बाकी ये कि बुक से एक दफा और गो थ्रू कर लेंगे तो सही से और समझ आ जाएगा। अच्छा देखो, मैं इसको फिर तुम लोग इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखो कि ये जो मैंने रेड में किया हुआ है ना, इसलिए किया हुआ है, NMDA रिसेप्टर्स जो कि ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स हैं, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि NMDA रिसेप्टर्स जो कि ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स हैं, उनकी अगर हाइपोफंक्शनिंग हो जाए तो शिजोफ्रीनिया होता है, साइकोसिस होता है। अब अगर आप ग्लूटामेट की एक्टिविटी को एनहांस कर दें तो आप शिजोफ्रीनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। सही है? ठीक है मैम, यानी कि हम NMDA के रिसेप्टर्स जो है उसको एक्टिवेट करवाएंगे तो उस Exactly. केस में हमारे पास शिजोफ्रेनिया नहीं होगा, मतलब कम हो जाएगा। हाँ, आप ठीक है, शिजोफ्रेनिया को ट्रीट कर सकोगे। एग्जैक्टली, यू आर राइट। ठीक है। और कोई क्वेश्चन बेटा? तो मैम इससे तो फिर यही पता चला ना कि जो हमारे पास जो हम ड्रग्स यूज कर रहे हैं वो NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी, तभी जाके हमारे पास शिजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, NMDA के रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करेंगी। मरियम को सही समझ आ गया है। देखो NMDA रिसेप्टर्स जो हैं, खुशबख्त NMDA के जो रिसेप्टर्स हैं ना, वो अगर ब्लॉक होंगे ना, ये देखो एक दफा फिर से सुनो, NMDA के ये दो ड्रग्स थी, ये दो ड्रग्स साइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, एक फेनसाइक्लिडीन और एक केटामीन। ये दोनों ड्रग्स ब्लॉक करती थी NMDA के रिसेप्टर्स को, ठीक है? इनका ये इफेक्ट था, एक साइड इफेक्ट था कि ये NMDA रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती थी, जिसकी वजह से शिजोफ्रीनिया इंड्यूस होता था। सही है? मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ओके, जी मैम समझ आ गया। समझ आई? इसकी वजह जी से जी। फिर ये हाइपोथेसिस यहाँ पर इन्वेंट हुआ कि भाई उन्होंने ये देखा कि जब ये दो ड्रग्स NMDA के रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं तो साइकोसिस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने कहा कि अगर NMDA की हाइपोफंक्शनिंग होगी तो शिजोफ्रीनिया होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसी ड्रग्स इजाद होनी चाहिए जो NMDA के रिसेप्टर्स को, जिसके साथ जाहिर ये तो रिसेप्टर्स है ना,
इनका न्यूरोट्रांसमीटर तो ग्लूटामेट है ना, तो ऐसी ड्रग्स इन्वेंट करनी चाहिए हमें, जैसे कि ये एम्पाकाइंस जो है ना, ये ग्लूटामेट की एक्टिविटी को एनहांस करती हैं। तो ऐसी ड्रग्स जो ग्लूटामेट की एक्टिविटी को एनहांस करें, वेदर एएमपीए रिसेप्टर से करें या ऐसी ड्रग्स जो एनएमडीए रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर दें या एनहांस कर दें, तो आप शिजोफ्रीनिया को ट्रीट कर सकते हैं। Have you got my point? जी मैम, जी जी यस मैम, मैम, समझ आ गया। समझ आई? जी मैम। ठीक है ना, यानी एनएमडीए के रिसेप्टर्स आपने एक्टिवेट कराने हैं, या दूसरे लफ्जों में आपने ग्लूटामेट को एक्टिवेट कराना है। और ग्लूटामेट आप एएमपीए के थ्रू भी एक्टिवेट करा सकते हैं, क्योंकि ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स याद करो, तुम लोगों ने एक मुझे असाइनमेंट भी दिया था, उसके रिसेप्टर्स जो हैं वो सिर्फ ये एनएमडीए नहीं बल्कि एएमपीए रिसेप्टर्स भी होते हैं, वो उसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। यस मैम। सही है बच्चों, इज दैट क्लियर? ठीक है मैम, इसका मतलब ये है कि हम साइकोसिस हो या शिजोफ्रेनिया हो, उसमें हम लोगों को ग्लूटामेट में एनएमडीए रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन करवानी होती है, इट मींस की एक्साइटेशन करवानी होती है। यस एग्जैक्टली, यू आर ठीक है, राइट। सही है, अब समझ आ गया। जी मैम, पक्का समझ आ गया। गुड। और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? मैम इसकी एक्साइटेशन अगर प्रोलॉन्ग हो तो साइकोसिस काज हो सकता है? किसकी बेटा? एनएमडीए। देखो, अगर एनएमडीए की एक्साइटेशन बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगी ना, तो फिर इनके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, जो एक्साइटेटरी साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, यानी अगर आप ग्लूटामेट को बहुत ज्यादा एक्साइट कर रहे हैं तो फिर हाइपर स्टिमुलेशन होने लग जाएगी, और हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से जहां जहां ग्लूटामेट का नॉर्मल रोल होता है वो एग्जैगरेट होकर सामने आ सकता है। ठीक है, तो आप यूजुअली जो शिजोफ्रेनिया का पेशेंट है उसके अंदर तो ग्लूटामेट को आपने एक्टिवेट ही करवाना है, एनएमडीए रिसेप्टर्स डेफिशिएंट है, और हम जो थेरेपी कर रहे होते हैं वो यूजुअली इतनी नहीं होती कि वो ओवर एक्साइटमेंट करवा दे। हाँ, लेकिन अगर आपने बहुत बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक उसको ले गए, जो कि ऐसा यूजुअली करते नहीं है, पेशेंट को देख के ही ट्रीट किया जा रहा होता है, फिर जो ग्लूटामेट के एक्साइटेटरी इफेक्ट हैं वो और इन्हांस होकर आना शुरू हो जाएंगे, यानी एक्साइटेशन ज़्यादा हो जाएगी। हो सकता है कि ऐसी चीज़ें आगे जाके एपिलेप्सी की तरफ कन्वर्ट होने शुरू हो जाएं, या जो साइकोसिस के और बड़े बड़े प्रॉब्लम है, शिजोफ्रेनिया तो अभी एक स्पेसिफिक है, साइकोसिस एक और मेजर डिसऑर्डर है, उसके अंदर फिर मेमोरी इफेक्ट होने लग जाती है या कॉग्निशन इफेक्ट होने लग जाती है, वो वाले पाथवेज भी फिर इफेक्ट हो सकते हैं। समझ आ गई बेटा? इज दैट क्लियर? जी मैम। मैम, मैं एक बार ये तीनों थ्योरीज का एक छोटा छोटा पॉइंट आपको बता रही हूँ, आप बस ये बता दिएगा क्या ठीक है या इसमें कोई चीज गलत है। हाँ शाबाश। हमने ग्लूटामेट तो क्लियर कर लिया कि ग्लूटामेट के अंदर हम लोग को उसको इनहेंस करवाना है और एनएमडीए को भी इनहेंस करवाना है, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, साइकोसिस को भी और शिजोफ्रेनिया को भी। यस, डोपामीन क्योंकि डिप्रेसेंट है तो उसको हम लोग कम करवाएंगे, इनहिबिट करवाएंगे, क्योंकि साइकोसिस में इसका मतलब ये है कि डोपामीन बढ़ रहा है, क्योंकि हम तो ग्लूटामेट की इनहेंसमेंट करवाए थे तो डोपामीन हमें कम करवाना पड़ेगा। बिल्कुल और सेरोटोनिन में 5-HT2A है तो उसको भी इनहिबिट करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी डिप्रेसिंग एक्टिविटी करता है हमारे सीएनएस पे। वो ठीक भी बताया ये हेलुसिनेशन तीनों? कर, यहाँ यहाँ जी पर जी, तो ये डिप्रेसिंग। तीनों। अच्छा एक चीज, हाँ तुम बता बिल्कुल सही रही हो बेटा, यहाँ पर बस सिर्फ जी ये वर्ड याद रखना कि डिप्रेशन में तो हम ये बोलते हैं कि डिप्रेसिंग एक्टिविटीज है, यहाँ हम बोलेंगे हेलुसिनेटरी एक्टिविटीज है, जी जी, हेलुसिनेशन वही। या ठीक है मैम, साइकोसिस या साइकोटिक सिम्टम्स हैं, ये बोलना, ये सही बोलना यहाँ सही पर। है मैम। फिर बिल्कुल ठीक है जो तुम। यानी कि सेरोटोनिन और डोपामीन को कम करवाएं और ग्लूटामीन को बस बढ़ा दें, ये काम है। यस यस, ठीक है, बिल्कुल। ओके। हाँ, बाकी सबको भी समझ आ गया? बाकी जो क्लास है, बाकी बच्चे? मैम एक क्वेश्चन है सेरोटोनिन हाइपोथेसिस से। हम्म, मैम इसमें लिखा हुआ है मेरे पास कि स्टिमुलेशन जो है सेरोटोनिन की रिसेप्टर्स की, तो वो हेलुसिनेशन कॉज करवाती है। यस, हाँ, और इसी का एक पॉइंट है कि स्टिमुलेशन अगर इस रिसेप्टर की होगी तो वो डीपोलराइजेशन करवाएगा ग्लूटामेट न्यूरॉन की। तो मैम जब इसकी एक तरीके से इनहिबिट इस एक ये एक्साइटेशन करवा रहे हैं ग्लूटामेट की, तो हमारे लिए वो भी तो हुआ, इफेक्टिव भी तो होगा ना ये वाले पॉइंट की बात करिए तुम, है ना? स्टिमुलेशन मैम ये कोई लास्ट पॉइंट है?
हाँ हाँ, जी stimulation of 5-HT2A receptor leads to depolarization of glutamate neuron, but also stabilize the post-synaptic NMDA receptor. Recently, it has been found that hallucinogen can modulate the stability of 5-HT2A and NMDA receptor. देखो इसमें तो इन्होंने ये बात बताई है कि 5-HT2A रिसेप्टर्स जो हैं जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो वो जो ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स होते हैं उनकी डीपोलराइजेशन करवाते हैं और NMDA रिसेप्टर्स को स्टेबलाइज कर देते हैं। NMDA रिसेप्टर्स को स्टेबलाइज कर रहे हैं, NMDA के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट नहीं कर रहे या डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये वाले जो ग्लूटामेट न्यूरॉन्स हो रहे हैं, एक और बात ये कि ये पोस्ट साइनेप्टिक NMDA रिसेप्टर्स की बात हो रही है। देखो यहाँ पर रिसेप्टर्स की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह हम डोपामीन रिसेप्टर्स की बात कर रहे थे कि D1, D2, D3, D4, D5 और उनकी अलग अलग लोकेशंस हैं, लेकिन आपको एंटीसाइकोटिक इफेक्ट उस वक्त मिलता है जब D2 रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं। सिमिलरली अभी जब हम जो इससे पहले ग्लूटामेट थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे, हमने वहाँ बात की कि जो गाबा के इंटरन्यूरॉन्स NMDA रिसेप्टर्स होते हैं या वहाँ जो ग्लूटामेट की एक्टिविटी होती है उसका पर्टिकुलरली रोल आता है शिजोफ्रीनिया या साइकोसिस के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो स्टेबलाइज हो रहे हैं आप देखें ये पोस्ट साइनेप्टिक NMDA रिसेप्टर्स हैं और वही वो बात बता रहे हैं कि हैलोसिनोजेंस जो हैं वो इवन NMDA रिसेप्टर और 5-HT2A रिसेप्टर्स की स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज एक जगह पर स्टेबलाइज हो जाए तो उसकी एक्टिविटी कम या ज्यादा नहीं हो रही है, वो तो वहां पे स्टेबलाइज हो गया है, स्टेबल हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो लोकेशन इस चीज में एक तो लोकेशन बहुत मैटर कर रही है और दूसरा यहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत मैटर कर रही है, क्योंकि ये बात करें यहाँ पर स्टेबिलिटी की, ये नहीं कह रहे कि ये उसकी एक्टिविटी NMDA की एक्टिविटी बढ़ जाएगी या ये कि 5-HT2A की एक्टिविटी कम हो जाएगी। अभी इनकी बहुत सारी मजीद सब टाइप्स आ गई हैं और ये जैसे 5-HT2C रिसेप्टर की भी नीचे बात आ गई है और ये इतने सारे रिसेप्टर्स हैं ना सेरोटोनिन के 5-HT1 से लेकर 5-HT7 तक आगे उनकी फिर सब टाइप्स हैं। तो ये सर्किट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप देखें कि आप हर जगह नहीं कह सकते कि जहाँ जहाँ भी 5-HT के रिसेप्टर्स हैं अगर वो स्टिमुलेट होंगे तो साइकोटिक इफेक्ट देंगे या हेलुसिनेटरी इफेक्ट देंगे। इनकी इतनी सब टाइप्स हैं और इनकी इतनी लोकेशंस हैं कि आपको उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि वो किस लोकेशन पर किस जगह पर अफेक्ट कर रहे हैं। मैम जैसे डोपामीन की हाइपोथेसिस में डोपामीन D2 पे अफेक्ट हो रहा था, ये D2 ही अफेक्ट की वजह से एक्स्ट्रा पाइरामिडल इफेक्ट्स आते हैं ना? यस यस बिल्कुल। अच्छा अच्छा देखो अभी मैं ये मॉर्निंग वालों को भी बता रही थी, आप लोगों ने ना देखो शिज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस के चैप्टर में आप लोगों ने जो जो आपकी दोनों ड्रग्स हैं यानी जो क्लासिकल हैं और जो आपके न्यू एजेंट्स हैं या जिनको आप फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन कह लो, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेसिस पे एडवर्स इफेक्ट को कोरिलेट आपको करना आना चाहिए। अगर आप वो कोरिलेट नहीं कर सकते ना तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये बच्ची ने सवाल किया, बिल्कुल सही किया कि क्योंकि D2 रिसेप्टर्स यहाँ मीजोलिम्बिक फ्रंटल सिस्टम में ब्लॉक होते हैं, आपके जो फर्स्ट जनरेशन एजेंट्स हैं इन्हीं की वजह से एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स आते हैं। लेकिन जो आपकी सेकंड जनरेशन एजेंट्स हैं वो डोपामीन रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर रही होती हैं और साथ साथ सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर रही होती हैं। तो आप देखेंगे उनके मेटाबॉलिक टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ज्यादा हैं, एक्स्ट्रा पायरामिडल एडवर्स इफेक्ट्स कम हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ एडवर्स इफेक्ट ऐसे भी हैं जो इनके मैकेनिज्म से कोरिलेट नहीं कर रहे, वो भी आपको याद होने चाहिए। तो साइकोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है उनके एडवर्स इफेक्ट्स को कोरिलेट करना विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये बात बहुत जरूरी है, ये आप लोग अच्छे से पढ़कर आइएगा कि ये किस बेसिस पे आपस में कोरिलेट हो रहे हैं। कि सेकेंड जनरेशन के एडवर्स इफेक्ट वो जो हमने पढ़ा था हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया या डायबिटीज इस तरह की क्यों है, और फर्स्ट जनरेशन के एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट्स क्यों है, वाई। ठीक है, ठीक है मैम। और बेटा कोई क्वेश्चन है? इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? मैम और ये आपने बताया था टार्डिव डिस्काइनेसिया जो है वो D2 की इन्हांसमेंट से होते हैं, है ना? बेटा मींस डोपामीन के रिसेप्टर्स ज्यादा होंगे तो। हेलो
हाँ हाँ, बिस्मा फिर से बोलना बेटा, मुझे समझ नहीं आई तुम्हारा क्वेश्चन। जी मैम, मैं ये कह रही थी जैसे मैंने अभी D2 की बताई थी आपको कि उसकी डेफिशिएंसी से एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट्स आते हैं, तो मैं कह रही हूँ उसकी एनहेंसमेंट से टार्डिव डिस्काइनेसिया होता है ना। यस, आपने सुपर सेंसिटिविटी लिखा था तो वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था कि ये ऐसे ही लिंक होंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही लिंक होंगे, क्योंकि ये मैं आपको यहाँ दिखा भी देती हूँ जहाँ मैंने बताया था, इसीलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन भी खोली हुई है। D2 रिसेप्टर्स की ही वजह से एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स आते हैं, और टार्डिव डिस्काइनेसिया में सुपर सेंसिटिविटी हो जाती है इन्हीं रिसेप्टर्स की। ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, और ये देखो D2 के जो रिसेप्टर्स हैं उनकी ही सुपर सेंसिटिविटी हो जाती है, क्योंकि देखो जब नंबर जो है ना इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, तो आप कहते हैं कि अब उसके वो वाले रिसेप्टर्स जब ज्यादा हो गए हैं तो फिर आपको वही वाले इफेक्ट बहुत प्रोनाउंस्ड होकर नजर आएंगे। अच्छा अब देखो, अब तुम लोग यहीं से अगर पार्किंसंस को कोरिलेट करो, पार्किंसंस में क्या होता है, मैंने ये 2 चैप्टर इकट्ठे भी इसीलिए रखे थे ताकि आप लोग कंपेयर कर सकें। पार्किंसंस में क्या होता है बेसिकली, बताओ जरा मुझे, डोपामिन की एक्टिविटी क्या होती डोपामिन डिक्रीज होता है। है? यस, इसका अपोजिट है। डोपामिन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज मैम, डेफिशिएंसी यहाँ होती है। पे साइकोसिस में इंक्रीज हो रहा था और वहाँ पे डिक्रीज होता है। यस, शाबाश। पार्किंसंस में डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है, और आप वो ड्रग्स देते हैं जो डोपामिन की कंसंट्रेशंस को बढ़ाती हैं, ठीक है। बढ़ाएंगे जैसे हाँ जी, स्लेजिलिन। ठीक है। अब वहां पर अगर आप डोपामिन बहुत ज्यादा करने लग जाएंगे तो फिर वही मूवमेंट और पोस्चर के जो इफेक्ट्स होते हैं वो आने लगते हैं। यहाँ पर अब D2 रिसेप्टर्स क्योंकि कंटिन्यूअसली आप ब्लॉक कर रहे हैं, बेसिकली ब्लॉक कर रहे हैं ना, तो होता क्या है कि D2 रिसेप्टर्स कंटिन्यूअस ब्लॉक होने की वजह से डोपामीन के एक्शन के लिए सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब एक चीज जो नॉर्मली एक न्यूरोट्रांसमीटर को रिस्पॉन्ड करती है, आपने उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। एक बच्चा है, आपने उसको उसकी माँ से जुदा करके रखा हुआ है, अब जब उसको एकदम से अगर अपनी माँ नजर आएगी तो वो बिल्कुल सुपर एक्साइटेड हो जाएगा, सुपर सेंसिटिव हो जाएगा। समझ आ रही है बात की? यही केस टार्डिव मैम डिस्काइनेसिया में होगा, क्योंकि आपने नॉर्मल D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया हुआ डोपामीन के एक्शन से। क्या होता है एज ए रिजल्ट, डोपामीन के रिसेप्टर्स अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और वो सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं डोपामीन के एक्शन पे, जिसकी वजह से डोपामिनर्जिक इनपुट फिर बहुत पावरफुली वहां पर आती हैं, जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट्स हमने बात की ना कि फ्लाई कैचिंग होती है, टंग मूव कर रही है, जॉ मूव कर रहा है, टार्डिव डिस्काइनेसिया में तो यही हो रहा होता है ना, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रही होती हैं, और जिसकी वजह से इस कंडीशन को हम बेसिकली कहते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया, TD। यानी हम कहते हैं कि ये D2 सुपर सेंसिटिविटी फिनोमेना है। तो आप देखोगे ये ड्रग के मैकेनिज्म की वजह से, इसीलिए तो ये फर्स्ट जनरेशन के साथ सबसे ज्यादा आता है एज कंपेयर टू सेकंड जनरेशन। तो मैम ये D2 के अलॉन्ग विथ D2 ये कोलिनर्जिक डेफिशिएंसी भी करवाएगा ना, जब दोनों डेफिशिएंसी होंगी जब ये सिम्टम आएगा टार्डिव डिस्काइनेसिया का। देखो जब D2 अगर बहुत देर तक उसका इम्बैलेंस होने लगता है ना, तो पार्किंसंस की अगर पैथोफिजियोलॉजी याद हो तो कोलिनर्जिक का इम्बैलेंस भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये बेसिकली आपस में लिंक्ड हैं। यानी डोपामीन और जो एसिटाइलकोलिन है इनके सर्किट्स आपस में लिंक्ड हैं, और यहाँ पर एक बैलेंस रखना जरूरी होता है। तो जब उसकी डेफिशिएंसी होती है तो उसकी एक्सेस हो सकती है, और अगर उसकी एक्सेस होती है तो उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जब डोपामिनर्जिक इनपुट अगर ज्यादा हो रही है तो कोलिनर्जिक ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये टार्डिव डिस्काइनेसिया हो रहा है। लेकिन हम इसको कहते हैं D2 सुपर सेंसिटिविटी फिनोमेना ही है, क्योंकि ये होता D2 रिसेप्टर्स की सुपर सेंसिटिविटी की वजह से ही है। सही है बेटा, समझ आ गया? इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, दैट्स गुड। भाई बाकी क्लास को भी समझ आ रहा है? जी मैम। ओके गुड। और बॉयज को कोई क्वेश्चन नहीं है? बॉयज को सब कुछ समझ आ गया है? जी मैम।
पक्की बात है, फिर कोई अच्छा सा होने वाला है आप लोगों का इंशाल्लाह मैम, कोशिश यही है हमारी। इंशाल्लाह। मैम क्विज का मार्क्स पेपर में इंक्लूड है? भाई देखो ये बेटा, ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं पहले भी कर चुकी हूँ। ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों की जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें ये सब चीजें इंक्लूडेड हैं। आप लोगों की असाइनमेंट्स, आप लोगों के क्विजेस, आप लोगों के जूम सेशंस, आप लोगों की अटेंडेंस, आप लोगों का इंटरेक्शन, ये सब चीजें। अब कोई बच्चा बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहा है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है, रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, इंटरेक्टिव क्लासेस भी ले रहा है, एज कम्पेयर टू जो दूसरा स्टूडेंट है वो इतना एक्टिव नहीं है, तो क्या उसके मार्क्स इंटरनल असेसमेंट में ज़्यादा नहीं होने चाहिए? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट में इंक्लूडेड हैं, और होपफुली कि नेक्स्ट मंथ आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे। तो वो एग्जाम तो जो होंगे वो उसी तरह होंगे, लेकिन जो इंटरनल असेसमेंट का हमारा पार्ट है उसमें इन तमाम मार्क्स की वेटेज इंक्लूड होगी। ये जो पूरा सेमेस्टर हमने पढ़ा है, ऑनलाइन पे गए हम, LMS पे गए, इंटरनल असेसमेंट कैसे होगी? इन्हीं चीज़ों से तो होगी। तो मैम ऑनलाइन पेपर्स होंगे? देखो ये अभी कुछ फाइनल हुआ है, कुछ इस पर मीटिंग हुई है अभी कल परसों ना, आप लोगों को मैम कम्युनिकेट, हमारी लैब्स तो हुई नहीं है। लैब्स का भी कम्युनिकेट कर देंगे, वो वरी नहीं करो तुम लोग, वो भी कम्युनिकेट कर देंगे। लेकिन अभी आप लोग अपने थ्योरी पेपर्स की तो तैयारी रखें अच्छी सी। मैम आपने लास्ट क्विज के मार्क्स अपलोड नहीं किया, आपने लास्ट इंटरैक्टिव सेक्शन में कहा था आप कर देंगे। अच्छा मैं कर देती हूँ बेटा, असल में ना कुछ काफ़ी ये इशू हुआ रहा है पिछले दिनों ना इंटरनेट का, जिसकी वजह से मैं कर नहीं सकी। तो मैं आज इंशाल्लाह, चले आपको जब टाइम मिले मैम आप जब कर दीजिएगा। मैं इस वीक में इंशाल्लाह कर दूंगी, ठीक है, आई प्रॉमिस। ओके मैम, जज़ाकल्लाह मैम। ओके बेटा, यू वेलकम। अच्छा बच्चों, और कोई क्वेश्चन है? आज मैं 3 नो बजे मैम। कंटिन्यूअस क्लास ले रही हूँ, पहले मैंने मॉर्निंग की ली, अब मैं तुम लोगों की ले रही हूँ। और नेक्स्ट टाइम टेबल भी मैं ऐसा ही प्लान कर रही हूँ, नेक्स्ट वीक का भी आप लोगों का। नेक्स्ट थर्सडे आप लोगों का क्विज होगा पार्किंसंस का, और ट्यूसडे और फ्राइडे को ऑनलाइन सेशन होगा इसी टाइम पे, ठीक है? ओके मैम। ये बाकी ठीक है मैम। हाँ ये मरियम तुम बाकी क्लास को भी कम्युनिकेट कर देना, ठीक है, वरना मैं भी व्हाट्सएप के ग्रुप पे ये मैसेज जो है ना डाल दूँ। ठीक है मैम। ठीक है मैम। ठीक है बच्चों, पक्की मैम, बात है, आप कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? मैम एक मुझे पूछना है, मैम सेरोटोनिन रिसेप्टर जो ब्लॉक होते हैं वो सिर्फ उसमें सेकंड जनरेशन यूज करती है ड्रग्स? यस, सेकंड जनरेशन, शाबाश। फर्स्ट जनरेशन तो करती ही D2 पे है, उसका सेरोटोनिन पे कोई इफेक्ट नहीं है, ये बात याद रखना, पक्की पक्की याद रखना ये बात। और सेकंड जनरेशन ही करती है उसके ऊपर, सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स पे। और फर्स्ट और जनरेशन, डोपामिन अफेक्ट करती है? हाँ डोपामीन पे भी करती है, लेकिन जो D2 पर्टिकुलरली रिसेप्टर्स है ना जिन पे फर्स्ट जनरेशन करती है, उसके ऊपर उसका इफेक्ट कंपैरेटिवली कम है, इसीलिए एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स या ये टार्डिव डिस्काइनेसिया उसमें कम आता है, लेकिन है डोपामीन पे भी उसका इफेक्ट है, क्योंकि डोपामीन की भी बहुत सारी सब टाइप्स है ना, तो वो उन सब टाइप्स पे इफेक्ट करता है। ठीक है, ये देखो ये तुम लोगों के पास प्रेजेंटेशन होगी भी, अदरवाइज ये मैंने यहाँ जहाँ डाला था मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखो, ये डोपामीन है, ये सेरोटोनिन है, ठीक है। ये देखो यहाँ मैंने सब बताया, मैम, तो क्लोजापीन जो है वो मैम स्क्रीन पे तो मैम सिर्फ स्क्रीन, हाँ पहले वाली ही आ मैम रही है, आपकी लिपिन स्क्रीन कॉर्ड की शो बुक आ रही है। जी। के आ रही है। जी आप देखो, मैम, अभी भी वही आ रहा है, पेज 148 आ रहा है लिपिन कॉर्ड का। चला गया मैम। एक मिनट, आप चेक करो बेटा। शेयर हो रही है मैम। ओके, स्क्रीन आ गई बच्चों? नो मैम। मैम स्टार्ट हो रही है लेकिन हुई नहीं है अभी तक शेयर। बस लोडिंग हो रही है वो। लोडिंग हो रही है, फिर पता नहीं कुछ इंटरनेट का इशू तो नहीं हो गया।
अच्छा खैर, ये तुम लोग वही वाली प्रेजेंटेशन देखोगे ना अगर, तो उसमें मैंने सब मेंशन किया है कि क्लोजापीन और ये सब देखो D1 D2 और इन सारे रिसेप्टर्स पर इफेक्ट करता है, तो ये आपको ना वहां से पता चल जाएगा। ओके मैम। मैंने दोबारा से शेयर किए, देखो अब आ रही है स्क्रीन। नहीं मैम, अभी भी लोड हो रहा है। नहीं आई बच्चों स्क्रीन? नो मैम, नहीं है, मैम लोड बस हो वो रही है। लोडिंग पे ही है। लोडिंग पे, अच्छा चलो खैर, ये तुम लोग वो प्रेजेंटेशन खोलोगे ना, तो उसकी स्लाइड नंबर 25 है, जो मैंने प्रेजेंटेशन दी थी ना आप लोगों का, उसकी स्लाइड ठीक नंबर है 25 को पढ़ लेना। उसमें मैंने ये जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स है ना, उनका बताया हुआ है कि जी। किन किन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करिए। तो आप लोग उसमें देखोगे कि डोपामीन के रिसेप्टर्स भी हैं और सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स भी हैं, और उनकी सब टाइप्स अलग अलग हैं जिन पे वो एक्ट कर रहे हैं। ठीक है मैम। ठीक है, ये वहां से आप लोग याद कर लेना। ठीक है मैम। ओके मैम। ओके बेटा, और कोई क्वेश्चन है किसी को? नो मैम। ठीक है, फिर मैं एंड करती हूँ सेशन को। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखना बच्चों, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड गुड लक फॉर योर क्विज। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज अल्लाह मैम। हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।